सो पे अटेंशन, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक कम हुआ। आयरन कोबाल्ट निकल फीकोनी जिसको हम बोलते हैं, जो कौन से तुम्हारे फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, इन तीनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। और कॉपर को ये कॉपर और जिंक में हल्का सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ आता है, अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, देखेंगे भैया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, स्कैंडियम में D1 होगा, इसमें क्या होगा D2, इसमें क्या होगा D3, इसमें क्या होगा D4 या D5 भी ले सकते हैं, चलो कोई नहीं। और इसमें भी क्या होगा D, सही है। तो अगर मैं भरूंगा इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे भरना शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 से भर रहेगा। यस। जैसे जैसे देखेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे ना। बट देखोगे तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, क्लियर है। एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका कितना 22, इसका कितना 23, 24, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या होता है बताओ जरा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, क्लियर हो गया क्या, बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते, क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट, समझ में आया, बहुत बढ़िया, क्या हुआ बताओ ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या बढ़ता है, शील्डिंग। और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज का हो जाता है तुम्हारा, isn't it? अगर शील्डिंग बढ़ जाती है साइज बढ़ जाता है, और शील्डिंग कम हो जाएगी साइज का हो जाएगा कम। अब देखेंगे केस क्या होता है, ध्यान से तो। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा किसमें, एस और पी ऑर्बिटल में, किसमें एस और पी में। तो शील्डिंग इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तुम्हारा डी और एफ ऑर्बिटल में, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज। अब शील्डिंग से क्या होता है ध्यान समझते हैं ना, अभी यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, सब कुछ चीजें लिखते हो मैंने, ध्यान समझो। तो दो फैक्टर्स है, मैं दो फैक्टर्स आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान समझते जाना, ये दो फैक्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब समझ में आएगा, 2 मिनट शांति से ध्यान दोगे सब समझ में आएगा। अभी देखो मैं क्या बोलता हूँ, सुनो, दो फैक्टर्स है साइज के लिए, एक होता है शील्डिंग और एक होता है जेड इफेक्टिव, ध्यान से सुनना एक एक चीजों को। तो अभी समझ में आएगा, नहीं तो आगे बहुत गड़बड़ करोगे। तो अभी आगे की चीजें भी अच्छे से क्लियर हो, इसलिए अब भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, मैं क्या बोलता हूँ सुनो। दो फैक्टर्स है, पहला फैक्टर होता है तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट, और सेकंड होता है जेड इफेक्टिव, क्लियर हो गया। दो फैक्टर आते हैं। जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है जब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियस में, किसमें, न्यूक्लियस में। वो भी मैं लिख देता हूँ, वो मैंने लिखा नहीं, जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ता है वो भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए। आ जाए बेटा बाहर है कि क्या करें। हाँ बच्चा बाहर नहीं, पे अटेंशन। दो चीजें हैं, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, सीधा ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ याद करने बोला है, ठीक है, पर मैं तुमको एक एक पॉइंट एकदम डिटेल में समझाऊंगा, अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे तो। पहला पॉइंट है जेड इफेक्टिव, पहला पॉइंट जेड इफेक्टिव, उसको हम डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, देखो जरा। जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस का पुल, क्या होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस जितना ज्यादा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, उतना ज्यादा जो है साइज छोटा होगा, ठीक है। अरे नालायक को तो ध्यान दो। क्या हुआ, सब लोग एक साथ ही कॉल आते का, और पापा फोन करे मम्मी करे, तो क्यों, जल्दी लगा क्या, तो उनको बोलो ना क्लास के बीच में क्यों याद दिलाते तुम लोगों को, ब्रेक के बीच में क्यों नहीं याद दिलाते, अभी क्लास के बीच में मैट्रिक लगाना होता है, जाओ। अब सुनो मैं क्या बोलता हूँ, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ेगा, जब प्रोटॉन्स बढ़ते, क्या बढ़ेगा, तो अगर देखो मैं लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, समझ में आएगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। जेड इफेक्टिव के बढ़ने से क्या होगा, जेड इफेक्टिव से बढ़ने से साइज क्या होगा, कम होगा, समझ में आया। तो मैंने लिख के रखे पहले दो, देखो जरा, पहला देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जेड इफेक्टिव बढ़ने से एटम का साइज क्या हो जाएगा, समझ में आया, क्यों होगा, बिकॉज जेड इफेक्टिव का न्यूक्लियस का पुल, जैसे से न्यूक्लियस ज्यादा पुल करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होगा, कम।
इधर तक याद रहेगा सब लोगों को। अब सेकंड है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ जाता है तो साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आएगा। और शील्डिंग अगर कम हो गया तो साइज भी क्या हो जाएगा। अब शील्डिंग की दो चीजें हैं। शील्डिंग का कैसे बढ़ती है, ध्यान सुनो। जैसे एस और पी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एस और पी में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, शील्डिंग बढ़ जाती है। और डी और एफ में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो शील्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आएगा, इधर तक सबको समझ में आया। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये इधर तक क्लियर हुआ, आप देखते जाएंगे। जैसे जैसे मैं देखूंगा यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ये आपका डी ऑर्बिटल है, D1 स्कैंडियम में डी में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और प्रोटॉन कितने हैं, 21। बहुत बढ़िया। अब डी में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो जाता है तुम्हारा, शील्डिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। शील्डिंग बढ़ जाएगी क्या, बहुत बढ़िया। ठीक है। बट अगर आप देखेंगे तो क्या साथ में यहाँ पे प्रोटॉन भी तो बढ़ा है, 21 से क्या होगा, 22 हो गए। प्रोटॉन बढ़ने से क्या होता है, जेड इफेक्ट। और जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा, साइज क्या होगी, कम। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो रहा है, साइज बढ़ेगी। और प्रोटॉन बढ़ने से साइज क्या होगी, कम। बट डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है तुम्हारा, प्रोटॉन। प्रोटॉन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, इसलिए साइज क्या हो गया, कम। समझ में आया, नहीं समझ में आया। अरे देखो भैया, अगर एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे D1, डी में एक इलेक्ट्रॉन था, अभी डी में कितने हो गए, दो। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो जाएगा, शील्डिंग बढ़ेगी। और शील्डिंग बढ़ने से साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया, बहुत बढ़िया। और बट देखोगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से साइज बढ़ना चाहिए, बट प्रोटॉन भी तो बढ़ा है, 21 से कितने प्रोटॉन हो गए, 22। प्रोटॉन बढ़ने से क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज क्या होगा, कम। तो देखो जरा, साइज कम हो गया क्या, तो ओवरऑल साइज हमेशा कम होता है। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, जेड इफेक्टिव, प्रोटॉन और जेड इफेक्टिव, सही है। फिर देखो जरा, और साइज कम हो गया क्या, यस। तो देखो D5 तक साइज कम होता है, D5 तक साइज क्या होता है, कम। तो D5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज D5 तक क्या डोमिनेटिंग होता है, जेड इफेक्टिव। क्या डोमिनेटिंग होगा, जेड इफेक्टिव। तो अगर मैं D5 तक की बात करूंगा तो ये यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन के अंदर जेड इफेक्टिव जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है। देन शील्डिंग इफेक्ट, देन, क्लियर हो गया क्या। इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, साइज कम हो जाता है। और साइज कम हो गया, मैंगनीज तक। बट अगर आप देखोगे, D6 की बात करता हूं, अगर मैं देखो यहाँ पे D6 देखता हूँ, तो D6 में देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा क्या, यस। अब क्या होता है, ध्यान से समझो। इतनी देर शील्ड, अब देखो जब सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है ना, रिपल्शन बढ़ना शुरू होता है। क्या बढ़ना शुरू होता है, रिपल्शन, क्लियर हो गया क्या। और डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो डी में जब तक 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 5 से जब ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो देखो जरा पेयरिंग होना शुरू हो गई क्या। हाँ, तो जब एक ही डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो झगड़ा होता है, क्या होता है, रिपल्शन बढ़ता है। क्लियर हो गया क्या, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझो, बड़ी झगड़ा थोड़ा बहुत होता है, ऐसे समझ के चलते हैं, इसको ऐसे समझेंगे। देखो जरा, मान लो एक गली है, उसमें ऑलरेडी 3 4 लड़कियां आ रही, मैं आपको पहले भी एग्जाम दे चुका हूं। लड़कियां जहाँ रहती है वहां पे झगड़ा होता है बहुत। ठीक है, 3 4 लड़कियां एक साथ रहती है, झगड़ा होता है उनमें। कमेंट पास करते हैं एक दूसरे के कपड़ों पे, इसने ऐसे कपड़े पहने, इसने ऐसे बाल रखे, इसने ऐसा मेकअप किया है। कपड़े पहना, वो खुश हो गई लड़कियां, यार आज सुबह मैं कमेंट पास करके आई। तो जो क्या बोलते हैं, लड़कियां क्या करती है, एक दूसरे पे कमेंट पास करते, झगड़ा होता है। यहाँ तक तो ठीक है। मान लो अगर क्या बोल सकते हैं, बाहर से लड़की कोई और आ जाए उसी गली में रहने के लिए, तो और झगड़ा बढ़ जाएगा। वो नई लड़की आ जाती है तो और झगड़ा बढ़ जाता है, उसके बारे में और कमेंट पास करते हैं, लड़कियों में झगड़ा होता है। अब ऑलरेडी एक जगह में 5 लड़कियां रहती थी तो थोड़ा बहुत झगड़ा था, बट इतना नहीं था। पर अब देखो जरा, एक और लड़की आ गई क्या बाहर से, और वो सेम रूम में रहने लगी, तो और झगड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर रिपल्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया क्या। अब जेड इफेक्टिव क्या करेगा, साइज कम करेगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, 25 से क्या हो गया, 26। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, सॉरी प्रोटॉन, अगर 25 से लेकर 26 गया तो प्रोटॉन बढ़ गया। प्रोटॉन बढ़ने से साइज क्या होगा, कम। समझ में आएगा, साइज कम होगा। तो ये मैंगनीज से साइज और नीचे जाना चाहिए था, है ना। बट बिकॉज इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, D5 वाले में, इसे D6 में, तो सेम में पेयरिंग हुई, तो यहाँ पे रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन से साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना कम हुआ उतना ही बढ़ेगा क्या। तो देखो मैंगनीज और आयरन में हल्का स्लाइट खाली क्या होता है, समझ में आएगा, हल्का सा आयरन कम होगा, क्लियर। बिकॉज जितना कम होना चाहिए था, आइडियली इधर आना चाहिए था आयरन, आयरन आइडियली किधर आना चाहिए था, इधर। बट आया क्या, नहीं आया, क्योंकि जितना जेड इफेक्टिव ने कम किया उतना ही रिपल्शन ने बढ़ा दिया। समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर मैं देखूंगा एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा क्या यहाँ पे। अब देखो जरा, D6, यहाँ 26 है, 26 से यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जरा, 27 हो जाएगा क्या। तो 27 प्रोटॉन्स बढ़ गए क्या, प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या होगा, साइज कम होगा।
बट साइज तो कम होगा, बट अभी यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन बढ़ जाएगा क्या? तो जितना साइज कम हुआ उतना ही बढ़ भी जाएगा रिपल्शन कैसे, तो साइज सेम रहा फीको का। ठीक है, अब निकेल की बात करेंगे, निकेल में 28 हो जाएगा क्या? तो 28 में क्या हो जाएगा, और एक प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ने से साइज क्या होगा, कम। बट सेम इस डब्बे में इलेक्ट्रॉन जाने से क्या हो जाएगा, रिपल्शन। और रिपल्शन जाने से साइज का रहा ऑलमोस्ट सेम। समझ में आया, क्लियर हो रहा है क्या? तो इसलिए जितना, तो ये वाला जो फेज है फीकोनी वाला, उसमें जितना जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग होता है, शील्डिंग डोमिनेटिंग, मतलब जितना रिपल्शन हो रहा है उतना क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। इसलिए तीनों का साइज क्या था, ऑलमोस्ट सिमिलर। बहुत बढ़िया, लास्ट बचता है कॉपर और जिंक। कॉपर में अगर आपको पता होगा सीधा D10 होता है, एक्सेप्शन होता है, याद है? हाँ। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजंट इट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब देखो प्रोटॉन देखोगे तो 28 से कितने हो गए, 29, एक प्रोटॉन बढ़ा गया। बट डी में इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ गए, दो। सही है क्या? तो अब रिपल्शन ज्यादा हो गया क्या? नहीं समझ में आया? अरे भैया प्रोटॉन तो एक ही बढ़ा, बट डी में एक्सेप्शन की वजह से एक दो इलेक्ट्रॉन आ जाते सीधा, D8 से सीधा D9 तो होता ही नहीं, D10 ही होता सीधा। तो D10 हो गया तो रिपल्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो रिपल्शन होने से अब क्या है, अट्रैक्शन कम है, मतलब जेड इफेक्टिव कम है, और रिपल्शन ज्यादा है, isn't it? तो रिपल्शन ज्यादा से साइज बढ़ जाएगा क्या? और सेम जिंक में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाता है। इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी लगते हैं, वो बात अलग है, वो अभी तुमको समझ में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से जो है कॉपर और जिंक में साइज बढ़ जाता है, तो याद रखना भैया, मैंगनीज से कम होगा और फीकोनी में सेम रहेगा, कॉपर जिंक में क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? अब इतना आपको डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, बस खाली आपको याद रखने के लिए मैंने पूरा जैसे केमिस्ट्री एक्सप्लेन किया है, क्या है आपको क्या याद रखना है। आपको इतना ही याद रखना है, फीकोनी, फीकोनी में क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट। और लास्ट, कॉपर और जिंक की बात करेंगे तो मैं समझ में आया, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो कोई बुरी बात नहीं। खाली आपको इतना याद रखना है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो क्वेश्चन याद करके चलेना आपका काम है। अगर किसी को कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, याद करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या सर, वो बता दो हमको सीधा। हम आपको बताओ एग्जाम में क्या आता है, मैं एग्जाम वाली चीजें बताऊँ, एग्जाम में क्या पूछेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपको साइंस के रिलेटेड, मैं साइंस के क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आते हैं, उससे आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो भैया क्या क्या आता है। सबसे पहली बात तो सवाल पूछेंगे फी को नी का साइज का। आपको पूछेंगे आयरन कोबाल्ट और निकल का साइज बताओ, साइज का ट्रेंड लगाओ। लोग क्या सोचते हैं अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो लोग इसको ऐसे करके आ जाते हैं, बट ऐसा करना नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करके आना है, तो मैं क्वेश्चंस लिख के देता हूँ, एग्जाम में क्या क्या आएंगे, पोटेंशियल क्वेश्चंस क्या क्या आता है इसके ऊपर, ताकि अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया तो खाली क्वेश्चंस पढ़ के चले जाए। ठीक हो नहीं, तो बच्चे लोग ऐसे लिख के आते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत। आइडियल क्या आएगा, अब एनसीईआरटी की वैल्यू देखोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, एक बड़ा एक छोटा रहेगा, बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना, आपको वैल्यू नहीं देखनी एनसीईआरटी। आपको क्या याद रखना, इन तीनों का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर। समझ में आया, फीकोनी का साइज क्या होता है, सिमिलर। फेरोमैग्नेटिक होते हैं, कैसे होते हैं, फेरोमैग्नेटिक। और जो है क्या बोल सकते हैं, मर्क्यूरी से अमलगम फॉर्म नहीं करते। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ये है इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन तो ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे आपको निकेल, कॉपर और जिंक का पूछेंगे। अब डाउन द ग्रुप आप क्या देखते हो, यूजुअली अक्रॉस द पीरियड कम होती है क्या? तो बच्चे लोग क्या सोचते हैं, कम होती है, मतलब निकेल की क्या होगी ज्यादा, कॉपर की और सबसे कम स्कूल जिंक। बच्चे इसको करके आ जाते हैं, बट अभी हमने देखा क्या हो जाता है, निकेल से बढ़ जाता है जैसे कॉपर जिंक का। तो हमें क्वेश्चन याद रखना है भैया कि बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आप लोग का, निकेल का कम होगा और कॉपर का ज्यादा और जिंक का और ज्यादा होगा। समझ में आया सब लोगों को? तो ये आप लोग को याद रखना है। पोटेंशियल क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सब लोगों को, कैसे आएंगे, साइज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब अगर पहले पांच पूछ लिए तो पहले पांच होगी, डिक्रीज होती रहती है। तो स्कैंडियम से लेके अगर मैंगनीज आयरन तक पूछेंगे तो क्या होगी, स्कैंडियम की सबसे ज्यादा, फिर है ना आयरन, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक क्या होगी, डिक्रीज होगी। और लोग ऐसे क्वेश्चंस, यस, तो पहले पांच वाले भी पूछेंगे, तो करके आ जाना भैया। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ऐसा पूछेंगे। तो इनका भी ट्रेंड आपको पता ही है, सबसे ज्यादा स्कैंडियम का, फिर ये, फिर ये, फिर ये। कर लोगे कैसा, साइज बेस्ड क्वेश्चन करोगे क्या?
तो साइज बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को याद करके चले जाना। क्लियर हो गया? फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर से सुनते जाओ। एक बार तुम लोगों के एक्सप्रेशन के लिए फिर से बताता हूँ। कम होगा साइज, यस। साइज डाउन, यूजुअली डाउन द ग्रुप कम होता है। क्यों? अक्रॉस द पीरियड कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज न्यूक्लियस का पुल डोमिनेटिंग होता है। न्यूक्लियस ज्यादा, इसको ध्यान, इसको बोल ध्यान देने के लिए बेटा, इधर ध्यान दे, बोर्ड इधर है। ठीक है, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक कम होगा। रीजन पूछेंगे क्यों होगा? बिकॉज जो है क्या होता है, न्यूक्लियस का पुल स्ट्रॉन्गर होता है। न्यूक्लियस का पुल क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। क्लियर हो गया क्या? है ना? क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे ना रिपल्शन कम होता है, यहाँ पे रिपल्शन क्या होता है? कम। अब सवाल आता है रिपल्शन कम क्यों होता है सर यहाँ पे? क्यों? क्योंकि हमने जब डी में इलेक्ट्रॉन भरते तो डी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है। D1 एक इलेक्ट्रॉन भरा, D2 इसमें अलग डब्बे में भरा, D3 अलग डब्बे में भरा, D4 अलग डब्बे में भरा, D5 अलग डब्बे में भरा। अभी तक अलग अलग डब्बे में भर रहे थे तो कोई रिपल्शन हुआ क्या? नहीं। बट जैसे ही मैं मैंगनीज के बाद जाता हूँ, D6 बढ़ता हूँ आयरन से, तो यहां से क्या होता है, सेम डब्बे में आता है। सेम डब्बे में रिपल्शन बढ़ जाएगा क्या? तो जितना अट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो रहा था, उतना रिपल्शन से थोड़ा बढ़ भी जाएगा। इसलिए फी कोनी का साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर। और क्यों? क्योंकि क्या बोल सकते हैं, जब मैं D10 की बात करता हूँ, तो इनमें D10 होता है और इसमें भी D10 होता है। तो D10 में क्या हो जाता है, रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हल्का सा साइज का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या ही एक्सप्लेन करूँ तुम लोगों को, तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? तो अभी अट्रैक्शन और रिपल्शन को बताने के लिए क्या करते हैं, जेड इफेक्टिव बताता है अट्रैक्शन को, और स्क्रीनिंग बताता है रिपल्शन को। क्लियर हो गया क्या? स्क्रीनिंग बताता है रिपल्शन कितना है, जेड इफेक्टिव बताता है कि अट्रैक्शन कितना है। क्लियर? तो ये आ जाएगा आप लोगों का ग्राफ। अब बात करेंगे भैया 3D सीरीज, एक और टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को, 3D और 4D सीरीज के बीच में कंपैरिजन। 4D सीरीज की बात करेंगे, तो 4D सीरीज वाले इनके जस्ट नीचे होते हैं, 3D के नीचे स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम के नीचे क्या होते हैं, यारी जरा निभा, याद है ना, यूट्रियम लेना वो वाले। तो तो बात करेंगे भैया वो नीचे होते हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है बताओ जरा, साइज का इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि एक शेल ऐड हो जाता है। तो जो नीचे 3D के बाद जो 4D वाले होंगे, उनका साइज का जो ग्राफ आएगा वो इधर आना चाहिए। सही है? हाँ, तो बरोबर ऐसे ही आता है। इसका ग्राफ जो है वो इधर ही आएगा। क्लियर? तो ये किसका कौन सी सीरीज का है? 4D। ये 3D का हो गया, और ये कौन सी सीरीज का हो गया? 4D। 4D सीरीज का ग्राफ आ जाएगा। क्लियर? सेम ऐसे ही ग्राफ आएगा एज इट इज। बस क्या होगा, 3D से कहाँ आएगा, हल्का सा ऊपर। अब क्यों? क्योंकि 3D से ज्यादा इसमें एक शेल ऐड हो जाएगा, तो 4D का साइज ज्यादा आएगा। अब मैं 5D की बात करता हूँ, तो 5D की बात करेंगे, तो देखो जरा 5D की क्या आएगी। तो 5D का ग्राफ इतना ही गैप आएगा, और 5D का ग्राफ आएगा। सही है? क्यों? क्योंकि 5D में एक और शेल ऐड हो जाएगा। अभी आधे बच्चे तो मर के देख रहे, बोले क्या ही लिख दिया सर ने, क्या ही ड्रॉ कर दिया। इसे बताने का इन लोगों को। वन लेसन लीडर मस्ट, ये क्या है? ओके, ये मेटल का एक्सपांशन हीट की वजह से, इसलिए ब्रिजेस में सब में गैप रखते हैं ना। ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है सब लोगों को? हाँ। अब पीरियोडिक टेबल में देखोगे, तो ये 3D सीरीज है क्या? इसके नीचे 4D आती है क्या? हाँ। तो खाली जाता नहीं कि एक शेल वार्ड होगा, यस। मैं शेल वार्ड लेवल साइज इंक्रीज होगा, मैं 3D से ज्यादा साइज 4D वालों का होगा क्या? इसलिए 4D वालों को साइज के ग्राफ में ऊपर रखते हैं। अगर मान लो ये ग्राफ है, तो यहाँ पे साइज लिखा मैंने, तो 3D वालों का लाइन ऐसा आएगा, तो 4D वालों का ऐसा आएगा क्या? तो 5D वालों का और ऊपर आएगा क्या? यस, समझ में आया सब लोगों को? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनाता हूँ मैं, इधर क्लियर है? तो 5D का ग्राफ किधर आना चाहिए? इधर। क्लियर? आइडियली इधर आना चाहिए, बट 5D का ग्राफ अगर आप देखोगे बुक के अंदर, अभी हम लोग जो ये चेक करेंगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में कुछ अलग ही केस दिखाई देता है। एकदम चिपक के ग्राफ है, देखो जरा। सी दिस, ये ग्राफ है आपका। ये देखो, अगर मैं बात करूंगा स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, देखो फीकोनी का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर, कॉपर जिंक में बढ़ गया। ठीक है, ग्रीन वाली लाइन 3D थी। अब ये डॉटेड ब्लू वाली कौन सी है? 4D। तो 3D और 4D में देखो गैप दिख रहा है क्या? हाँ। बट 4D और 5D में गैप बहुत कम है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सही है? तो सवाल आता है सर ऐसा क्यों, कि ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों दिया? तो अभी उसके बारे में समझेंगे भैया क्या होता है। तो 5D का लाइन यहाँ आना चाहिए, बट आएगा क्या? नहीं। 5D का जो लाइन है वो एग्जैक्टली ऐसा चलता है। ठीक है, तो सवाल ये आता है सर 5D का लाइन ऐसा क्यों आया? ठीक है, 5D का जो लाइन है वो एकदम एग्जैक्टली चिपक के क्यों आता है? ठीक है, तो वो बताता हूँ, ध्यान से समझो क्या होता है। अगर मैं 4D और 5D के बीच में डिस्कशन करूंगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आता है, वो है लैंथेनाइड सीरीज का। अगर मैं 5D सीरीज को डिस्कस करता हूँ, 5D सीरीज अगर आपको याद होगी क्या था, है ना, क्या था? ला, हफ, ता, वरना, रे, ओसामा से, ईरान में, ये था क्या? यस। अगर मैं बात करता हूँ इसकी 57, उसका क्या 72, इसका 73, इसका 74, तो बीच में गैप आ गया क्या बहुत बड़ा?
सही है ना? अगर लैंथेनियम को छोड़ दे, लैंथेनियम के बाद देखोगे तो इनमें क्या आएगा? गैप। ये गैप किसका है बताओ जरा? लैंथेनॉइड सीरीज का। अरे इसके बीच में वो होते होंगे ना, सीरियम से लेके लुटेटियम तक रहते हैं क्या? सीरियम 58 से लेके लुटेटियम 71 तक रहेगा। सही है, तो बीच में लैंथेनॉइड्स आ गए क्या? यस। तो लैंथेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ जाता है एफ ऑर्बिटल में, किसमें जाएगा? और मैंने आपको पढ़ाया था शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग में बताया कि एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग पुअर होती है। एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग क्या होगी? पुअर। पुअर शील्डिंग से क्या होता है बताएंगे, अभी देखो जरा लिखवा के दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाने से क्या होगा? शील्डिंग क्या हो जाएगी? शील्डिंग कम हो जाएगी। शील्डिंग कम होने से साइज भी क्या हो जाएगी? समझ में आएगा? शील्डिंग कम होने से साइज भी क्या हो जाएगी? कम। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डी कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इजंट इट? साइज क्या हो जाता है? कम। साइज क्या हो जाता है? कम। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज क्या हो जाता है लैंथेनॉइड्स की वजह से, देखोगे तो 4D और 5D का साइज क्या हो जाएगा? एकदम नियर। 5D आइडियली ऊपर आना चाहिए था, बट बिकॉज इसके अंदर लास्ट 5D में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 5D में जाने के पहले किस में जाएंगे? 4F में। और 4F पे पुअर शील्डिंग होती है, और पुअर शील्डिंग से साइज क्या हो जाता है? कम। तो साइज जो ऊपर आना चाहिए था वो किधर आ गया? नीचे। अब रीजन पूछ तो आपको इतना ही याद रखना भैया। अब आपको क्या याद रखना है? आपके लिए क्या इसमें से क्वेश्चन है, तो आपको क्या पूछेंगे वो देखते जाओ। आपको इतना याद रखना, 3D का साइज जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा? कम होता है। 4D का साइज क्या होता है? बड़ा। और 5D का साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? तो ये याद रखना, 3D का साइज कम होगा, 4D और 5D का साइज क्या होगा? ऑलमोस्ट सिमिलर। रीजन पूछेंगे, रीजन बताओ भैया। तो रीजन अगर आपको पूछते हैं तो रीजन आपको याद रखना है। रीजन क्या होता है ना? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, द साइज ऑफ 5D series elements decreases and becomes equal, almost equal to 4D series। याद रहेगा सब लोगों को? 3D का तो ऑब्वियस कम ही रहेगा, 4D का थोड़ा ज्यादा रहेगा। 4D से ज्यादा 5D का होना चाहिए था, बट होगा नहीं, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी को, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड्स की वजह से क्या हो गया? साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। नाम क्या पड़ा? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया? इसकी वजह से क्या होता है? 4D और 5D वाले सीरीज के एलिमेंट्स की साइज क्या हो जाते हैं? ऑलमोस्ट सेम। क्लियर हो गया? अब इसका एग्जांपल्स देखेंगे। इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा पूछते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, तो एग्जांपल्स देखते हैं तो। अब इससे होगा क्या? एक इस पर इफेक्ट क्या होगा? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है? चेंज क्या होता है इसके वजह से? इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिरकोनियम का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है नियोबियम के। ठीक है, जिरकोनियम और नियोबियम देखेंगे भैया। यहाँ पे जिरकोनियम और, हाँ सॉरी, हाफनियम के। जिरकोनियम के जस्ट बाद नीचे का आता है हाफनियम। तो देखेंगे तो जिरकोनियम और हाफनियम में जिरकोनियम का साइज कम होना चाहिए, हाफनियम का क्या होना चाहिए? बड़ा। बट अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि भैया जिरकोनियम का जो साइज होता है वो क्या होता है तुम्हारा? इसके बराबर है हाफनियम के। और नियोबियम का किसके बराबर होता है? टैंटेलम के। तो ये साइज जो है ऑलमोस्ट बराबर आ जाता है, बिकॉज ऑफ लैम्पेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिरकोनियम साइज ऑलमोस्ट, क्या था जिरकोनियम के नीचे का था? ला हाफ, हाफनियम। और नियोबियम का साइज किसके बराबर हो जाएगा? टैंटेलम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछेंगे आप लोगों को। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जिरकोनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है किसके? हाफनियम के। और नियोबियम का किसके बराबर हो जाता है? टैंटेलम। याद रहेगा सब लोगों को?
ठीक है। तो ये याद रखना, तो साइज की ये सारी बातें थी, होपफुली सबको समझ में आओ साइज के बारे में क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा बहुत सारी चीजें मैंने ज्यादा ज्यादा बता दी है, ठीक है, बट ऐसे ही आता है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, आप लोगों को तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। फिर से सुनो एक बार, क्या बोलता हूँ मैं। साइज में क्या होता है, ध्यान समझो। इधर देखा है क्या, उसको पोछा लगा के देख रही थी, फ्यूचर देख रही है, ध्यान से देख रही है, कैसे लगे हंसते हैं ऐसा, सोच रही है इससे अच्छा मैं करूंगी। When I be older, I will be stronger. ठीक है, ध्यान दो, पे अटेंशन। हाँ तो देखो जरा, 3D सीरीज का साइज देखेंगे, 3D सीरीज का साइज क्या होगा, मैंगनीज से क्या होगा, कम। ठीक है, क्योंकि वहां पर मैंगनीज तक रिपल्शन होता नहीं है, मैंगनीज के बाद से रिपल्शन होना शुरू होता है। तो रिपल्शन शुरू होने से क्या हो जाएगा, साइज जो है पहले क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल, और बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर होगा हल्का सा। यस। उसके बाद जो है हमने देखा 4D सीरीज का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, और 5D वाले का और बड़ा होना चाहिए, बट 5D का वाले का क्या हो जाएगा, इक्वल। अब सवाल आता है 5D वाले का इक्वल क्यों होता है, बिकॉज जो है 5D सीरीज की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में जाएंगे, 4f ऑर्बिटल में। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो क्या होता है, देखते जाओ। अगर मैं बात करता हूँ हाफ नियम की, ठीक है, हाफ नियम का एटॉमिक नंबर 72 है, तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी आ जाएगी, बच्चा बताओ जरा यहाँ पे। जेनॉन 54, जेनॉन 54, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 6s2, और क्या आएगा, 4f14, और 5d2। देखो जरा चेक करो, कितने हुए, 54 और 2 56, 56 और 4 कितने हो गए, 60, 60 और 10 70, 70 और 2 72, बरोबर है। 72 हुरों के हिसाब से 72 नंबर आ गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। आप देखते जाओ भैया, तो ये आ जाएगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जब अगर आप देखोगे, तो जब न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, कितने होंगे, 72 प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, देखो जरा, अगर लास्ट वाला शेल देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, लास्ट में 5D में एक इलेक्ट्रॉन। तो 5D में जितना भी, बट 5D से पहले क्या आएगा, 4f। क्लियर हो गया। अब 4f के पास 14 इलेक्ट्रॉन का पुल जाएगा, बिकॉज 4f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन का पुल या 14 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसको देगा, 4f को। बट 4f इसको एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, पुअर शील्डर, पुअर एब्जॉर्बर, सही, अच्छा एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा, आगे वाले में, आगे कौन है, पाईडी। अब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, तो ये कहाँ जाए, ज्यादा पास में आएगा, ज्यादा पास में आने से साइज क्या हो जाएगा, कम। तो बिकॉज ये पुअर एब्जॉर्बर होते हैं, मतलब पुअर शील्डर, शील्डर मतलब एब्जॉर्बर, तो इनको जो एनर्जी मिलती है ये एब्जॉर्ब करते हैं क्या, एफ वाले नहीं, तो एफ वाले खुद तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते, तो किसको देंगे, आगे, आगे कौन है, डी। तो डी को एनर्जी देने से क्या हो जाएगा, डी वाले कहाँ जाएंगे, पास। समझ में आया, तो साइज क्या हो जाता है, कम। तो साइज कम होने का रीजन याद रखना, क्या बताया तुम लोगों को साइज कम होने का रीजन, बिकॉज क्या होता है, पुअर शील्डिंग क्या होती है, ये अच्छे एब्जॉर्बर नहीं होते 4f वाले, तो याद रखना भैया, पुअर शील्डिंग की वजह से साइज क्या हो जाता है, कम। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे एकदम डिटेल में सारे, ये पेज में सारे क्वेश्चन है, अगर इस पेज को भी पढ़ के चले जाओगे तो एटॉमिक साइज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, एटॉमिक और आयनिक साइज क्लियर हो गया। सारी बातें बता दी एटॉमिक और आयनिक साइज के बारे में, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में, तो आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रॉन के अंदर से एनर्जी निकालने में जो, सॉरी, ये एटम में से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसकी जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। अब इसके अंदर कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हुए देखेंगे क्या क्वेश्चन सॉल्व बहुत ज्यादा है यार, ये कभी चलता है कभी नहीं चलता, कौन लाया है इसको? तो देखो, चल जा भाई। अभी क्या होगा, ध्यान सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी में अभी तुम लोगों को कंपैरिजन देते हैं, कंपैरिजन में क्या होगा, ध्यान सुनते जाओ। कंपैरिजन में आपको इतना याद रखना है भैया, कि जो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। स्टेबल कौन कौन सा होता है, D5 कौन सा होता है, D5 स्टेबल होता है बिकॉज हाफ फील्ड होता है, D10 स्टेबल होता है बिकॉज कंप्लीटली फील्ड होता है। क्लियर हो गया, ये याद रहेगा सब लोगों को, ठीक है। अब ये याद रखना, D5 में से जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे एनर्जी का लगेगी बहुत हाई, एनर्जी का लगेगी बहुत हाई। D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे एनर्जी का लगेगी हाई। समझ में आएगा, D10 और D5 में से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी का लगती है बहुत हाई। क्लियर।
अगर D6 में से निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देगा, तो एनर्जी बहुत कम लगेगी। क्यों? अगर D6 में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जल्दी निकलना प्रेफर करेगा, क्यों? D6 में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा? D5। नहीं समझ में आया? अरे भैया, अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने बोलोगे तो रिमूव करेगा कि हाँ जल्दी से करेगा, बिकॉज अगर D6 में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचेगा? D5। अब ये तो हाफ फील्ड हो गया, तो मोर स्टेबल हो गया, तो स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा क्या? यस। तो अगर आपके पास D6 है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, समझ में आएगा? और D5 वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा, तो इतना सा याद रखोगे क्या? तो अगर हाई एनर्जी चेक करनी है तो अगर D5 में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या आएगी? बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर D6 में से निकल रहा है तो क्या आएगी? बहुत लो। इधर तक याद रहेगा सब लोग को? ठीक है, अभी क्वेश्चंस करें। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, आप एक क्वेश्चन करोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, निकालो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? एटॉमिक नंबर 25 और 26 है, मैंगनीज का 25, उसका 26। Mn में क्या आएगा? हाई। लो आ रही है, हाँ। आया समझ में? ठीक है, अब देखेंगे। तो Mn में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले यहाँ पे बताओ जरा। दो निकालेगा, +2 है तो ये क्या होगी? सेकंड आयन शंतल भी होगी क्या? है ना? और आयरन में से भी क्या निकाले? दो। है ना? बहुत बढ़िया। यस। अब देखो जरा, आयरन के आपको क्या करना है, अब क्रोमियम की बात करेंगे, ठीक है? तो क्रोमियम में से आपको क्या कर देखोगे, क्रोमियम में से आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्लियर है? एक क्रोमियम +1 लिखो, एक क्रोमियम +2 लिखो। निकालो, और दोनों में से किसकी हाई आती है बताओ जरा। एक क्रोमियम +1 लिखो और एक क्रोमियम +2 लिखो। मेरे को बताओ किसकी आयन शंतल भी हाई है, क्रोमियम +1 या क्रोमियम +2 की? क्रोमियम +1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? क्या आ रहा है? 3d5 आ रहेगा। अरे क्रोमियम जब +1 लिखोगे तो 4s0 हो जाएगा, 3d5 होगा क्या? आधे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता। प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, मैं बताता हूँ तुम लोग का प्रॉब्लम देखो। क्रोमियम अगर मैंने +1 में दिया, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है क्या? तो तुम लोग को पता होना चाहिए क्रोमियम की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d5। अब +1 बोले तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम है। इसलिए बोलता हूँ पढ़ लो, डीएनए ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आओ। बट तुम लोग सॉल्व ही नहीं करते हो, तुम लोग बैठे बैठे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एक बार बैठ के अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे लिखो बिना देखे, तब आंसर आएंगे सारे। ठीक है? 4s1 3d5। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 4 तो ये क्रोमियम +1 हो जाएगा, है ना? और एक क्रोमियम +2 लेता हूँ, क्रोमियम +2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4s0 3d4 आएगा क्या? अब बताओ ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी? 3d5 वाले में, सही है क्या? निकाल लोगे कैसे? यस, तो क्रोमियम के लिए देखेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, इजंट इट? ये +1 से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ आप लोगों को, वो ट्राई करें आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी? अगर चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी? फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहला निकालो दूसरा निकालो। हाँ, निकल आ रहेगा पक्का? हाँ सही है, निकल करेक्ट। हाँ, निकल आ रहा है क्या? यस। तो देखो जरा, अगर मैं फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूँ, फोर्थ मतलब चार इलेक्ट्रॉन निकालने क्या? यस। तो चार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Fe में कितना आ जाएगा? Fe देखते जाओ। अगर Fe में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो Fe की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d6। ये होती है क्या? इसकी क्या होती है? 4s2 3d7। और इसकी क्या होगी? 4s2। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, मैं अभी आपको बताऊं, ध्यान सुनते जाओ मैं क्या बताऊं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही तो आधी चीजें नील बट्टा सन्नाटा जाएगी, तुम लोग खाली देखते रहोगे इसको और गुस्से में आओगे, बोलोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर क्या पढ़ा रहे, क्यों ऐसे क्वेश्चन करा रहे। तुमको क्लास में कुछ मजा भी नहीं आएगा, तुमको लगेगा सब फालतू चीजें, नेक्स्ट टॉपिक पे लेके आओ। ठीक है, इस टॉपिक को स्किप करो, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से सुनते जाओ। अब अगर मान लो, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस आनी चाहिए, सही है ना बेटा? यस। बढ़ते आएंगे। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फर्स्ट आयन एंथैल्पी होगी क्या? तो क्या आएगा? 4s1 3d6। आ गया? चलो अच्छी बात है। अब देखते जाओ, 4s1 3d6 आया क्या? हाँ। अब सेकंड निकालेंगे, सेकंड क्या आएगा बताओ जरा? तो ये फर्स्ट हो गई, ये फर्स्ट आयन एंथैल्पी, सेकंड क्या हो जाएगी बताओ जरा? 4s0 3d6, सही है क्या? सेकंड हो गई। अब नेक्स्ट थर्ड बताएंगे, थर्ड बताओ, थर्ड में क्या होगा बताओ? 4s0 3d5। हाँ। तो थर्ड हो गई, अब फोर्थ निकालेंगे, फोर्थ बताओ। अभी निकालते जाते देखो। यहाँ पे क्या आएगा? 4s2 4s1 3d6। ये फर्स्ट हो गई ना? सेकंड की बात करेंगे तो क्या आएगा? 4s2 3d5, सॉरी, 4s1 4s0। सही क्या? हाँ तो बताओ किसकी ज्यादा आ रही है, आयरन की अरे कैसे कोबाल्ट की? कोबाल्ट की फोर्थ 1 3d6 से निकल रही है। फोर्थ है ना, फोर्थ 1 3d6 से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। अरे फिफ्थ होगी 3d5 से निकलने वाली तो। अरे क्या नहीं? ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? पक्का? श्योर? देख लो, इस तरीके से करके देखते हैं। Fe से कहाँ गया Fe? 10 सही क्या? तो यहाँ पे क्या था तुम्हारा? 3d6 4s2। और यहाँ पे क्या है? 4s1 3d। सही है। तो पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? 4s से, तो कम एनर्जी लगेगी। सेकेंड वाले में भी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? हाँ, तो 4s से निकलेगा, तो 4s0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3d6। तो पहली आयनिश एनर्जी, ये सेकेंड।
क्लियर हो गया, सेकंड भी इजीली निकल जाएगा, 4 से निकाला। थर्ड निकालेंगे, थर्ड बताओ कहां से निकलेगा, बताओ। 3d6 से, अरे 3d6 से निकलेगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, Fe+3, और क्या आएगा, 4s0 3d5। तो ये क्या हो गई फर्स्ट, ये क्या हो गई सेकेंड, ये क्या हो गई थर्ड। अब थर्ड में को बताओ, 3d6 से निकलेगा और 3d5 में जाएगा, तो जल्दी निकलेगा लेट निकलेगा। अरे कैसे जल्दी निकलेगा ना, 3d6 से तो 3d5 में जाना है। करना है ना, है गलत। अरे मैंने तुमको बताया था 3d6 से 3d5 में जाएगा, तो 3d5 स्टेबल है क्या, तो स्टेबल में जाना पसंद करेगा क्या, तो पसंद करेगा तो 3d6 से 3d5 जल्दी जाएगा ना, तो एनर्जी कम लगेगी। हाँ बट अगर मैं इसको यहां से Fe+4 में लेके जाता हूं, तो 4s0, अब क्या हो जाएगा, 3d4 हो जाएगा क्या। अब 3d5 से 3d4 जाओगे तो एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। तो इसकी फोर्थ आयन भी ज्यादा आएगी क्या? समझ में आया क्या बोला। और थर्ड बहुत कम आएगी, थर्ड क्या आएगी, बहुत कम। क्यों थर्ड कम आएगी, बिकॉज ये 3d6 से कहाँ जा रहा है, 3d5। तो मैं बोल सकता हूँ थर्ड आयन भी बहुत कम होगी, और फोर्थ वाली क्या होगी, बहुत ज्यादा। मतलब जब आयरन को +2 से +3 में लेके जाओगे, आयरन को +2 से कहां लेके जाओगे, +3 में, तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, लो क्या लगेगी। क्यों, रीजन क्या है, ये 3d6 में, और 3d6 से कहां जाएगा, 3d5। समझ में आएगा। बट अगर मैं आयरन को +3 से लेके +4 में लेके जाता हूं, तो यहाँ पे 3d6 से कहां लग जा, हाँ 3d5 से कहां जा रहा है, 3d4 में। तो यहाँ पे एनर्जी क्या लगेगी, हाई। नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ। तो आयरन आएगा, कोबाल्ट आएगा। फोर्थ आयरन संदल भी इससे ज्यादा है आयरन की। अब कोबाल्ट निकाल के दिखाओ, कुछ बच्चे बोले सर कोबाल्ट का निकाल के दिखाओ। कोबाल्ट का करके देखे ऐसे सेम, कोबाल्ट का करके देखते हैं, देखो। कोबाल्ट, कोबाल्ट के ऊपर एटॉमिक नंबर 28 होता है क्या। पहला इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 4s2 3d8, सही है। कोबाल्ट +4s, अब ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। हाँ 3d7 कर लेंगे, रुक जाओ, लड़ो मत। लड़कियां खुश हो गई, सर ने गलत लिख दिया। हाँ अभी यहाँ 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इजीली निकलेगा क्या, हाँ 3d7 सही क्या। अब इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, 3d से, तो क्या होगा, कोबाल्ट 3+, और यहाँ पे आएगा 3d6। 3d7 से 3d6 कोई प्रॉब्लम है नहीं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अरे नालायक को ध्यान दो, क्या बातें की जा रहे हो। अब 3d6 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ जाएगा 3d, तो बताओ इजीली जाएगा मुश्किल से जाएगा, इजीली जाएगा, क्योंकि 3d6 से 3d5, तो क्या होगा, कोबाल्ट के लिए लो वाली कौन सी आएगी, कोबाल्ट +3 से लेके जब, है ना, क्या बोल सकते हैं, +4 में जाओगे, तो ये वाली कौन सी आएगी, लो, क्या आएगी, ये वाली क्या आएगी, लो, है ना। और अगर कोबाल्ट को +4 से कहाँ लेके जाओगे, +5, तो यहाँ पे 3d4, ये वाली क्या आएगी, हाई। तो ये कौन सी है, फर्स्ट, ये कौन सी है, सेकेंड, ये कौन सी है, थर्ड, ये कौन सी है, फोर्थ, और ये कौन सी है, फिफ्थ। फिफ्थ, तो यहाँ पे कौन सी वाली बड़ी होगी, फिफ्थ, तो कोबाल्ट के लिए कौन सी वाली बड़ी होगी। समझ में आएगा, क्लियर हो गया। तो पहले निकेल बोले, फिर कोबाल्ट बोले, अभी क्या आंसर आया, आयरन। करोगे ऐसे क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, करोगे ना। और एक एग्जांपल, हाँ करते रहो। कॉपर के लिए कौन सी बड़ी आएगी, जिंक के लिए कौन सी बड़ी आएगी, निकालो। कॉपर के लिए छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, जिंक के लिए बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी।
हाँ, कॉपर के लिए कौन सी बड़ी आ रही है? फर्स्ट बड़ी आ रही है क्या? भाग यहाँ से। फर्स्ट छोटी आएगी। फर्स्ट 4s1 है, 4s1 निकल जाएगा, 3d10 बचेगा। सेकंड बड़ी आएगी ना, d10 से निकलेगा तो। अरे यार, कसम ऐसा। कॉपर के लिए कौन सी बड़ी आ रही है? सेकंड। और जिंक के लिए थर्ड। अरे कैसे करोगे रे बाबा? सुनो, कॉपर है। कॉपर क्या होता है तुम्हारा? 4s1 3d10, ये होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो यार, तुम लोग एक्सेप्शन याद नहीं रखते क्या बोलने का। ये होता है क्या? 4s1 3d10। 4s1 3d10। अब देखो जरा, कॉपर को मैं हीट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कॉपर प्लस बनेगा क्या? कॉपर प्लस में क्या हो जाएगा? 4s0 3d10। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इजीली दे देगा, बिकॉज 3d10 बन रहा है। क्लियर हो गया? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको फर्स्ट वाली बोलूंगा क्या? हाँ। अब सेकंड वाली निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉपर होगा, कॉपर पे कितना आएगा? +2। और ये क्या हो जाएगा? 4s0 3d9। अब मेरे को बताओ, 3d10 से 3d9 में जाओगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा लगेगी क्या? तो मेरे को बताओ, कॉपर के लिए कौन सी वाली बड़ी हुई? सेकंड। है ना, सेकंड वाली बड़ी, मतलब कौन सी हुई? +1 से लेके +2 वाली बड़ी रहेगी। ये क्या रहेगी? हाई रहेगी। क्या रहेगी? समझ में आया? तो कॉपर के लिए कौन से आयन के लिए हाई आयनेशन एंथैल्पी आएगी? कॉपर +1 के लिए। +1 के लिए हाई आयनेशन एंथैल्पी आएगी, बिकॉज इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कॉपर +2 फॉर्म करेगा, है ना, और उसमें 3d9 हो जाएगा। तो कॉपर +1 की आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? बहुत हाई, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? 3d10 से। अब जिंक के लिए निकालो, देखो जिंक के लिए ट्राई करेंगे। ये है ना। अब जिंक देखो जरा। जिंक की बात करेंगे तो जिंक देखते जाओ बच्चा, जिंक होता है 4s2 3d10, ये होता है क्या जिंक? अब इलेक्ट्रॉन निकाला फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? जिंक +1। और यहाँ क्या आएगा? 4s1 3d10। अब नेक्स्ट निकालेंगे यहाँ पे सेकंड, सेकंड निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जिंक पे कितना आएगा? +2 आएगा क्या? तो 4s0 और 3d10, ये तो स्टेबल होगा। तो फोर इस जिंक +1 से लेके +2 जाना क्या होगा? स्टेबल। बट जिंक के लिए अनस्टेबल क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी कब लगेगी? जब जिंक +2 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जब जिंक +2 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3d9 बनेगा क्या? यस। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसमें हाई एनर्जी लगेगी। तो जिंक के लिए कौन सी वाली में हाई एनर्जी लगेगी? थर्ड। तो आपको पूछेंगे जिंक में हाई एनर्जी कौन सी मिलेगी? थर्ड आयन एंथैल्पी कौन सी? थर्ड। मतलब कौन से आयन की एनर्जी ज्यादा रहेगी? जिंक +2। जब जिंक +2 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, +2 में 3d10 है, तो d10 से नहीं इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी का लगेगी हाई। क्लियर? तो जब स्टेबल वाले से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें क्या लगती है? एनर्जी हाई। क्लियर हो गया सब लोगों को? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया। अभी किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, छोड़ दो, मान लो कुछ भी नहीं आया। क्लियर है? तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल ट्रिक बताता हूँ, वो याद रख लेना, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है? कुछ चीजें मैं बोलता हूँ, उसको याद रख लेना, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है, तो मैं आपको एक चीजें बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आप सॉल्व सुन लेना, उससे आपका काम बन जाएगा। अब इतना बताने के बाद सॉल्विंग तो सब करा ही दिया तुम लोगों को। ये सब तो हो गया। हाँ, अब देखो जरा। आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आपको कुछ भी नहीं याद रह रहा, तो आपको इतना याद रखना है, पूछेंगे सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, कैसी होती है? अगर पूछेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, तो मैंगनीज किसकी ज्यादा होगी? बिकॉज जब मैंगनीज जो होता है, इज इट, रुको एक सेकंड, क्या पूछा? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ना, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, थर्ड किसकी ज्यादा होगी, ऐसे पूछेंगे। तो मैंगनीज के लिए थर्ड सबसे बड़ी होती है। थर्ड क्या होती है? सबसे बड़ी। क्लियर हो गया क्या? बिकॉज मैंगनीज में अगर आप देखोगे तो पहले दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 4s से। तीसरा कहाँ से निकलेगा? 3d5 से। तो मैंगनीज के लिए थर्ड वाली क्या होती है? बहुत बड़ी। क्रोमियम के लिए जो है सेकंड वाली बड़ी होगी। क्रोमियम के लिए कौन सी बड़ी होगी? सेकंड। तो जिनको कुछ नहीं आता, अगर समझो ड्रॉ करके निकालना नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या करना, याद कर लेना। तो याद करने के लिए क्या बोला? क्रोमियम के लिए सेकंड सबसे बड़ी होती है। कौन सी वाली सबसे बड़ी होगी? हाईएस्ट। और मैंगनीज के लिए कौन सी बड़ी होती है? थर्ड। हाईएस्ट। और आयरन के लिए जो होता है तुम्हारा, जो थर्ड होती है वो लोएस्ट होती है। थर्ड क्या होती है? थर्ड लोएस्ट। क्लियर? कॉपर की बात करेंगे, कॉपर में अभी हमने देखा, कॉपर में सेकंड क्या होगी? हाईएस्ट। और जिंक में थर्ड हाईएस्ट।
इतना याद कर जाना। क्रोम देखो 24 25, ठीक है 24 और 25 है, तो 24 वाले के लिए सेकंड हाईएस्ट, 25 वाले के लिए थर्ड। 29 30, 29 वाले के लिए सेकंड हाईएस्ट, इसके लिए थर्ड। समझ में आएगा? जैसे क्रोमियम मैंगनीज वैसे क्या आएगा, कॉपर जिंक, है ना। और एक आयरन याद रख लेना, आयरन के लिए थर्ड क्या होगी, क्लियर, इतना याद रख लेना। अब क्यों होगा ऐसा, उसका भी रीजन मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, D4 से, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, D5 से जाता है, ये D5 में होता है क्रोमियम। लेना क्रोमियम कितने पे होता है, यहाँ पे क्रोमियम कितने पे होगा, +2 पे होगा, +1 सॉरी। क्रोमियम +1 से कहाँ जाता है, +2 जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो मैंगनीज कहाँ पे जाता है, +2 से +3 जाएगा। और यहाँ पे आयरन की बात करेंगे तो आयरन +3 से कहाँ जाएगा, D5 से D4, ये भी D5 से D4, D10 से D9, और ये D6 से कहाँ जाता है, D5। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं याद है तो इतना याद करके चले जाना, इससे हो जाएगा। समझ में आया? सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और आंसर निकाल के देखो, क्लियर है? वो सबसे बेस्ट है और समझदारी की बात है, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसको लास्ट में उठा, उसको लास्ट को, सोने नहीं आना बेटा क्लास में, देख वाले भी सोते रहते, क्लियर? क्लियर, सबको समझ में आया कैसे आएंगे? फिर से सुनते जाओ, मैं क्या बताता हूँ, ध्यान सुनो। आपको इतना याद रखना है, 24 25, 29 30, ठीक है, 24 25, 29 30, ये याद रखना है। 24 सेकेंड बड़ी, 25 थर्ड बड़ी, सिमिलर 29 सेकेंड बड़ी, 25 30 थर्ड बड़ी। याद रहेगा सब लोगों को? बस। और आयरन के लिए थर्ड वाली क्या होती है, लोएस्ट, क्लियर? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखते हैं, आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा, पीवाईक्यू करेंगे। तब तक मेरे को स्कैंडियम के लिए बताओ, स्कैंडियम के लिए कौन सी बड़ी आएगी? स्कैंडियम के लिए थर्ड आ रही है, थर्ड बड़ी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, करो। कौन सा आ रहा है? समझ में आया सब लोग कैसे क्वेश्चन आएंगे? कर लो कैसे क्वेश्चंस, रिसेंट में बेसिक बहुत आए हुए हैं।
करो। हाँ, क्या आ रहा है? अरे जल्दी बताओ पागल बच्चों। क्या बी आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। गुड। किसी का और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा? पक्का? बदतमीज बच्चे, हो यहाँ से मत पढ़ो। ए आया क्या? हाँ गुड। चलो कोई तो है पढ़ने वाला। कौन कौन है ये वाले? एक बस? क्लास में एक का ही आएगा? ठीक है, गलत है बेटा ये। ठीक है, सॉल्व करो, कल बताओ। ये नालायक को। डी आएगा ना? डी करेक्ट है। डी इज करेक्ट। डी कितने लोग आ रहे हैं? डी सही है। ठीक है। अभी मैंने क्या पढ़ाया था तुम लोग को? 3D का साइज क्या होता है? छोटा। 4D और 5D का साइज क्या होता है? सिमिलर। तो इनमें से कौन से जो 4D 5D के हैं? मैंगनीज 3D का है, तो सेम साइज नहीं हो सकता ब्रीनियम के साथ। ठीक है। टिटेनियम से 3D सीरीज का है, तो हाफनियम के साथ सेम साइज नहीं हो सकता। स्कैंडियम निकल दोनों 3D सीरीज के, सेम साइज नहीं हो सकता। देखो मॉलिब्डेनम कौन से साइज का है? 4D का। और टंगस्टन कौन सा है? 5D का। तो दोनों का साइज क्या रहेगा? ऑलमोस्ट सिमिलर। समझ में आया? 4D और 5D वाले का साइज क्या होता है? सेम। समझ में आया क्या? क्या? क्यों आएगी? वो कल करेंगे बाकी का। में से कितने लोग के पेरेंट्स आ रहे हैं आज? पेरेंट्स, पेरेंट्स। भाई बाबा, घर वाले, गार्डियन। किसी के नहीं आया? बाद में बोलना मत सर हमारे पेरेंट्स एकदम से टपक गए। एकदम से टपक गए मतलब एकदम से आ गए। कोई नहीं है गर्ल्स, तुम लोग में किसी के पेरेंट्स नहीं आ रहे आज? पक्का? किसी के नहीं आ रहे? मना कर देगा आज पेरेंट्स बुलाने का। पक्का नहीं आ रहे? तुम्हारे नहीं, तुम्हारे? अरे आज का बताओ, कल का छोड़ो। आज किसी के पेरेंट्स नहीं आ रहे तुम में से?